नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है इस वीडियो में। आज की टॉपिक है बंगाल के नवाब मीर जाफर। इनका कार्यकाल है 1757 से 1760। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि प्लासी युद्ध के बाद क्लाइव से मिलकर के धोखे से बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करके 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का कठपुतली नवाब बना। अब इसके आगे थोड़ा सा मीर जाफर के संदर्भ में उसके इन 4 साल के कार्यकाल 57, 58, 59, 60 कैसा रहा। मीर जाफर इतना बड़ा कठपुतली था कि मुर्शिदाबाद में जो उनकी राजधानी थी, पूरे के पूरे मुर्शिदाबाद में इस बात की चर्चा हो गई कि क्लाइव का गीदड़ है, यानी उसकी कोई वजूद नहीं रह गया। और मीर जाफर का जो निजी व्यक्तित्व था वो तो गद्दारी का था ही, विश्वासघाती का था ही, बहुत निर्बल था, बहुत शक्की था, बहुत चंचल मनोवृत्ति का था। और मीर जाफर इसी मनोवृत्ति के चलते बिहार के रामनारायण और उड़ीसा के राजा राम जो वहाँ के गवर्नर थे उन पर संदेह किया और उन्हें हटाना चाहा। बात जब बहुत बढ़ गई थी, बीच में क्लाइव आया। दीवान राय दुर्लभ से भी बहुत नाराज था, उन्हें भी हटाना चाहा। लेकिन कठपुतली नवाब की अपनी एक सीमाएं होती हैं। सामने से तो नवाब वो है, लेकिन असली नवाब तो क्लाइव था। लिहाजा क्लाइव ने इंटरफेयर किया और उसकी एक नहीं चलने दी, यानी कि नवाब की एक नहीं चलने दी। और मीर जाफर से इन गवर्नरों की कुर्सी तो बच गई, मगर मन की दूरियां बढ़ गई, राजा राम से, राम नारायण से। सारी आंतरिक समस्याओं को क्लाइव सुलझाने के बाद एक तरह से बंगाल का हीरो बन गया था। और मीर जाफर क्लाइव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उस समय दिल्ली में जो बादशाह बैठे थे, आलमगीर द्वितीय, जो खुद को महान औरंगजेब कहता था, महान औरंगजेब की उसकी उपाधि थी आलमगीर द्वितीय की, प्लासी युद्ध उसी के कार्यकाल में हुआ था। तो आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि भी दिलवाई और 24 परगने की जमींदारी भी दिलवाई। 24 परगने की जमींदारी दिलवाने के बाद उस जमींदारी का नाम, यानी उस परगने का नाम बदल करके रख दिया गया क्लाइव की जागीर। इतना ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त किया मीर जाफर ने क्लाइव के प्रति और अपने पूरी खजाना खोल दिया था। एक अनुमान लगाया गया है कि 57, 58, 59 इस 3 साल में बंगाल के नवाब द्वारा क्लाइव ने इतना धन ऐंठा, इतना धन निकाला कि उसे ब्रिटेन से बिना एक पैसा कर्ज लिए पूरे भारत में व्यापार करने के लिए धन की कमी नहीं पड़ा। अकूत धन। इसी बीच जब थक गया मीर जाफर, तंग आ गया अंग्रेजों से, तो चुपके डचों से संपर्क बढ़ा लिया और डचों से मिल करके उसने अंग्रेजों से युद्ध करने की एक योजना बनाई। लेकिन वो पर्दे में पीछे रहा, सामने डचों को किया। इस युद्ध को हम इतिहास में बेदारा के युद्ध के नाम से जानते हैं। बेदारा फ्रांसीसी कंपनी चंद्रनगर और हुगली के बीच का एक जगह है और ये युद्ध हुआ था करीब 25 नवंबर 1759 को। बेदारा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज सेनापति कर्नल फोर्ड बहुत बहादुर था और कूटनीतिज्ञ था, युद्ध में बहुत माहिर था। उसने डचों को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। लेकिन पोल तो खुल गई कि इसके पीछे मीर जाफर का हाथ था। लिहाजा अंग्रेज का नाराज होना लाजमी था। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाने की योजना बनाई। बट इसी बीच 25 फरवरी 1760 में क्लाइव की विदाई हो जाती है। 25 नवंबर 1759 में बेदारा का युद्ध होता है। उसके ठीक 3 महीने बाद क्लाइव की विदाई हो जाती है। ऐसे में तत्काल बंगाल का अस्थायी नवाब हॉलवेल को बनाया जाता है, जो कालकोठरी की मनगढ़ंत कहानी कहा था। हॉलवेल ने पुनः मीर जाफर से अधिकाधिक धन ऐंठने के लिए शर्त रखी। कुछ दिन तक तो उसकी मांग पूरी हुई, यहां तक कि मीर जाफर को अपने घराने के सोने चांदी के बर्तन तक बेच देने पड़े हॉलवेल की इच्छा पूरा करने के लिए।
ये होता है गद्दारी से नवाबी बनने का सुख। उसके बाद जब उसने हाथ खड़ा कर दिया कि अब मेरे पास धन नहीं है, मीर जाफर ने ये कह दिया कि मेरे पास धन नहीं है, तो हॉलवेल ने एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि आप डचों से मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। यानी अंग्रेजों की बड़ी खास प्रवृत्ति होती थी कि वो पहले किसी के चरित्र पर हमला करते थे और चरित्र पर हमला करके उसे कमजोर करते थे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसा दिखाना चाहते थे कि मैंने जो आक्रमण किया या युद्ध किया वो जायज था, जबकि ऐसा होता नहीं था। सांप्रदायिक इतिहासकारों की यही मनोवृत्ति आज भी इतिहास के लिए जहर है। बहरहाल हॉलवेल ने ये आरोप थोप दिया मीर जाफर के लिए कि आप मीर जाफर डचों से मिलकर अंग्रेजों का हित करना चाहते हैं, क्यों न मीर जाफर को हटा दिया जाए। इसी बीच बंगाल में अस्थायी गवर्नर बनकर आ गए बेंसी टाट। बेंसी टाट को हॉलवेल की यह योजना बड़ी पसंद आई और इस योजना पर विचार करने के लिए उसने मीर जाफर के पास एक सुझाव भेजा कि आप प्रतीकात्मक रूप से नवाब बने रहिए, लेकिन आपके जो दामाद मीर कासिम हैं उन्हें हम नायब नवाब के रूप में बंगाल में नियुक्त करना चाहते हैं। ये बात मीर जाफर को पसंद नहीं आया और उसने अपने दामाद यानी मीर कासिम के पक्ष में पूरा का पूरा गद्दी छोड़ दिया। इस घटना को बेंसी टाट ने इतिहास में 1760 की क्रांति का नाम दिया है। अब बताइए यहाँ कौन सी क्रांति हुई? क्रांति तो बहुत बड़ी खून खराबा और बहुत बड़ा सिस्टम के परिवर्तन को कहते हैं, लेकिन यहाँ एक नवाब को हटा के दूसरे कठमुले नवाब को बैठा देना कौन सी क्रांति थी? लेकिन बेंसी टाट ने कहा कि 1760 में क्रांति हुई, तो इतिहास का ये कोटेशन बन गया कि 1760 में एक क्रांति हो गई, नवाब का अदला बदली हो गया, मीर जाफर हटके उसका दामाद मीर कासिम आ गया। इस तरह से ये बताने की हम कोशिश करना चाहते हैं कि इतिहास में जो चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं उनकी मौलिकता में कुछ और होती है और उनके लेखनी में कुछ और होती है। अब इसे सांप्रदायिक इतिहासकार या वामपंथी इतिहासकार लिखेंगे तो यहाँ अंग्रेजों को जायज और न्यायोचित ठहराते हैं, लेकिन कोई राष्ट्रवादी इतिहासकार लिखेगा तो मीर जाफर की गद्दारी की भी बात करेगा, अंग्रेजों की कपट कुटिल नीति की भी बात करेगा। एक तटस्थ और निष्पक्ष इतिहास लिखने की कोशिश करता है। तो इतिहास को पढ़ना, इतिहास को सुनना एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, मगर इसमें जो ट्विस्ट हैं, जो मोड़ हैं, उनके पीछे की साजिश को समझना विशेषकर ब्रिटिश शासनकाल में बहुत ही प्रासंगिक है। तो इस तरह से मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल के कठपुतली नवाब के रूप में जो शासन किया, कभी भी सुकून से चैन से एक रात एक दिन नहीं रह सका। इसलिए कहते हैं कि अपनों से धोखा शांति छीन लेती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।